मध्य प्रदेश कांग्रेस में फेरबदल, सत्ता परिवर्तन के साथ बदलाव। दीपक बाबरिया ने दिया इस्तीफा। मुकुल वासनिक को बनाया गया मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी। एमपी में कांग्रेस की सत्ता जाते ही संगठन में जल्द फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और हुआ ऐसा ही। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रहे दीपक बाबरिया के इस्तीफे के साथ नई जिम्मेदारी मुकुल वासनिक के कंधों पर है। एक और बाबरिया का इस्तीफा सोनिया गांधी ने मंजूर किया, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश कांग्रेस के मजबूत होने के कयास लगाए जाने लगे। गौर हो कि सूबे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नतीजों के बाद से ही बाबरिया को हटाने की मांग उठने लगी थी। कई दफा पार्टी के नेताओं ने आला कमान से बाबरिया को हटाने की मांग तक की थी, लेकिन अब जब ये बदलाव हुआ तो क्या रहेंगी मुकुल वासनिक के सामने चुनौतियां, डालते हैं नजर। जनता के बीच कांग्रेस की छवि में लाना बदलाव, संगठन की नए सिरे से जमावट करना, नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल जमाना, संगठन चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करना। आगामी दिनों में सूबे में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाना। उपचुनाव के रण के लिए टिकट वितरण के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना। बहरहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस को मुकुल वासनिक के तौर पर नया प्रदेश प्रभारी मिल गया है और कांग्रेस इस फैसले से काफी उम्मीद लगा रही है। मुकुल वासनिक जी हैं, वो पूर्व में भी मध्य प्रदेश के इंचार्ज रह चुके हैं। उन्होंने जो है युवक कांग्रेस आंदोलन के माध्यम से मध्य प्रदेश में बहुत सक्रिय रहकर उन्होंने युवक कांग्रेस आंदोलन को आगे बढ़ाया था और जो है वो एक तरह से बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही सहज नेता हैं और उनके नेतृत्व का मध्य प्रदेश को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कांग्रेस अपनी रणनीति को लेकर एक और जहां उत्साहित है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताती नजर आई, लेकिन चुटकी लेने से भी नहीं चूकी। प्रदेश प्रभारी महासचिव के नाते बाबरिया जी की बात न सुनी जाती थी न गुनी जाती थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी पीसीसी अध्यक्ष के नाते जमे थे और रमे थे। अब मुकुल वासनिक जी की कितनी चल पाएगी कमलनाथ जी के रहते हुए, वो भी अब के सामने आ ही जाएगा। कांग्रेस के फेरबदल से भले भाजपा को सरोकार न हो, लेकिन केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की जिम्मेदारी संभाल रहे मुकुल वासनिक के सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस के रूप में इस वक्त बड़ी चुनौती है। लगभग 1.5 साल में कांग्रेस सत्ता से हाथ धो बैठी। ऐसे में कार्यकर्ताओं को संगठित कर पार्टी को जीत की पटरी पर वापस लाना किसी बड़े टास्क से कम नहीं, और वो भी तब जब कांग्रेस के धड़े से कई दिग्गज अपना दामन छुड़ा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ING 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है फिर प्रभारी, बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल मध्य प्रदेश में बीते 2018 का चुनाव कांग्रेस ने जीता, लेकिन उसके बाद सरकार भी रही और सरकार देखते ही देखते चली भी गई। लेकिन फिर लगने लगा कि आखिर बाद में होगा क्या। कई तरह के सवाल उठाए जाने लगे कि गलती कहां हुई, चूक कहां हुई। जो कांग्रेस के 24 लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठे, लेकिन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला। अब धीरे धीरे कर कर कांग्रेस शायद उस तरफ जा रही है और आप देखिएगा कि आज प्रभारी जो रहा करते थे बाबरिया साहब, उनकी जगह मुकुल वासनिक को जिम्मेदारी सौंप दी गई। और मुकुल वासनिक वही है, आपको याद होगा, यदि आप स्वर्गीय सुभाष यादव जी को याद करेंगे तो उस दौर में मुकुल वासनिक जी यहाँ के प्रभारी रहा करते थे। और एक बार फिर कांग्रेस ने ये माना है कि शायद मुकुल वासनिक के सहारे ही सही, लेकिन जो 22 सीटों पर, जो अभी 22 लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े वो और 2 अलग सीट, 24 सीटों पर चुनाव होना है, तो शायद मुकुल वासनिक के नेतृत्व में राह आसान हो जाए। लेकिन क्या ये राह आसान होगी? चलिए, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, यही आज हमारा मुद्दा है। फिर प्रभारी, बड़ी जिम्मेदारी। पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के बदलेंगे दिन? दीपक बाबरिया का इस्तीफा कहीं अंदरूनी कलह तो नहीं? बदलाव का कारण क्या संगठन के साथ तालमेल का अभाव?
क्या ये परिवर्तन आगामी उपचुनाव में देगा कांग्रेस को मजबूती? तो यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये परिवर्तन आगे चलकर कांग्रेस को मजबूती देगा? यदि हम दीपक बाबरिया जी को याद करते हैं तो फिर बहुत ऐसे गलतियां, ऐसी चूक या ऐसे विवाद सामने आ जाते हैं। मसलन चाहे वो भोपाल के एक विधायक का मामला हो, कई दफा ये भी आया कि सिंधिया के बड़े नजदीकी माने जाते हैं। उन्होंने जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी तो उस दौर में भी कहा था कि मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन वो युवा नेता है तो इशारा उस तरफ था। तमाम तरह की चीजें हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह काफी नाराज चल रहे थे और इसीलिए बाबरिया को जाना पड़ा। अब कौन नाराज था, कौन क्या था, चलिए आज यही हमारा मुद्दा है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। मेरे साथ रहेंगे हमारे सुनील श्रीवास्तव जी, एडिटर इन चीफ है। साथ ही मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं सुनील सराफ साहब, जो कि विधायक है कांग्रेस के, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेरे साथ रहेंगे दिनेश राय मुनमुन। तो सबसे पहले सुनील सराफ। सुनील जी, कांग्रेस में कई दिनों से ऐसा चल रहा था कि दीपक बाबरिया अब ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। कहा यह जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लिहाजा सोनिया गांधी जी ने यह निर्णय ले लिया। लेकिन जब कोई बदलाव होता है तो इसी तरह की बातें कही जाती है। सच्चाई क्या है, और क्या आपको लग रहा है कि नए जो अध्यक्ष, नए जो प्रभारी बने हैं, उनके नेतृत्व में आप आगे जो खोद चुके हैं उसको प्राप्त कर लेंगे? मनोज जी नमस्कार जी। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, संगठन में परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि आदरणीय बाबरिया जी को जब ब्रेन स्ट्रोक आया था, उसके बाद से डॉक्टरों ने उन्हें लगातार आराम की सलाह दी थी। लेकिन चूंकि वो एक बहुत हार्ड वर्कर है, वो डॉक्टरों के सलाह के बाद भी वो अपनी मेहनत करने से नहीं चूक रहे थे। फिर उन्हें ये लगा, डॉक्टरों ने बार बार कहा कि आपको रेस्ट की बहुत आवश्यकता है। मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, पर सच ये है कि उन्होंने खुद ही राष्ट्रीय नेतृत्व को इच्छा अपनी जताई थी कि मुझे जिम्मेदारी से बाहर किया जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस परिस्थिति में आदरणीय मुकुल जी को ये जिम्मेदारी दी गई है। विषम परिस्थिति है, उस समय जिम्मेदारी दी गई है। आदरणीय मुकुल वासनिक जी एनएसयूआई संगठन करता है, बहुत अच्छे संगठन करता है। वो एनएसयूआई छात्र राजनीति से कांग्रेस में आए। वो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, बुल्ढाना से सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। एक कुशल संगठन करता है वो, बहुत दीर्घ अनुभव है उनका और बहुत डेसिंग पर्सनालिटी है वो। निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ हम मध्य प्रदेश के सभी कांग्रेस जनों को मिलेगा। तो लाभ, बतौर लाभ क्या आप दिखाई दे रहा है कि जो 24 सीटों पर चुनाव होना है, मुकुल वासनिक, आपने हालांकि माना कि दीपक बाबरिया भी बहुत मेहनती थे, लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ, उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दिया और आखिरकार उन्हें आराम करने की सलाह दी गई। लेकिन मुकुल वासनिक जी के कारण क्या आपको लग रहा है कि जो बिखर गया है वो संभल जाएगा? नहीं, हम तो 24 सीटों पे ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। पूरे प्रदेश की जनता ये देख रही है कि ये अपनी कुर्सी की लालच में सिर्फ सत्ता पाने के लिए पूरी भाजपा और शिवराज सिंह जी ने पूरे देश को कोरोना के मुंह में झोंक दिया। निश्चित रूप से जनता इससे रुष्ट है, आज जनता परेशान है। तो ये बात तो तय है। आज कहाँ गए ये सब, कहाँ चले गए जो बड़े गरीबों की और किसानों की बात कर रहे थे? आज शिवराज सिंह जी जो तीसरे दो चरण के किसानों की कर्ज माफी आदरणीय कमलनाथ जी ने किया, तीसरे चरण के कर्ज माफी की समीक्षा कर रहे हैं शिवराज जी, और 68,000 करोड़ रुपए भगोड़ों के माफ कर दे रही है केंद्र सरकार। चलिए, मैं लौटता हूं आपसे इन तमाम सारे मुद्दों पर, और आपने जो सवाल खड़े कर दिए है वही सवाल लेकर मैं दिनेश राय मुनमुन जी के पास चलूंगा, जो कि भाजपा के विधायक हैं। दिनेश जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने परिवर्तन कर दिया और इस समय कोरोना का कहर है, और हम ये देख भी रहे कि आपकी सरकार काम कर रही है, ऐसा सरकार कह रही। लेकिन कांग्रेस के सुनील जी के आप सुन रहे होंगे, वो तो सीधे तौर पर आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का ये बदलाव, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिन जगह चुनाव होना है मुश्किल में जाएगा आपका? देखिए मनोज जी, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि दीपक बाबरिया जी ने जो 2018 के चुनाव में जो मेहनत की थी, उस तुलना में जो 24 सीटों में, मैं नहीं मानता कि वासनिक जी के आ जाने से कोई फायदा होगा। क्योंकि मैंने जो अनुभव किया था कि ट्राइबल हेल्थ में, आदिवासी वोटों में बाबरिया जी का बहुत प्रभाव था, और उन्होंने उस मूवमेंट को चलाया जो कांग्रेस को जीत में कहीं ना कहीं फायदा मिला।
वर्तमान में वासनिक जी से ऐसी उम्मीद नहीं है और मेरे को नहीं लगता कि वो भी इसमें से भी ये 4 सीट जिता पाएंगे। वर्तमान की जो स्थिति है कि आपका कहना है कि शिवराज जी कहाँ गए, आज शिवराज जी ने किसानों को फिर बोनस देना चालू कर दिया। आज उनका समय पे गेहूं खरीदी प्रारंभ करा दी है। गाँव में किसानों को जो सुविधा होना चाहिए वो वर्तमान में मिल रहा है। जो किसान ठगे गए थे तो जाल इन्होंने फेंका था कर्ज माफी का, जो किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज ये सरकार कांग्रेस आई थी और जिसको कारण आज किसान दुखी था। लेकिन शिवराज जी की सरकार आने के बाद किसान पुनः खुश हुआ है, मध्य प्रदेश की जनता बहुत खुश है। और कोरोना की बात जो कर रहे हैं, पूरे विश्व में फैला हुआ कोरोना है, जिसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत अगर मैं कह सकता हूँ प्रदेश में अगर कर रहा है तो हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई बंदा बाहर निकल के नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा इनका बता दीजिए इनके कहाँ है पूर्व मुख्यमंत्री जी, कहाँ है इनके दिग्विजय सिंह जी, बता दें क्या कर रहे हैं जी जनता के बीच में। जनता के बीच में जाएं तब बताएं ये कि हमारे शिवराज जी क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल बड़ा सवाल है कि आखिर कहाँ हैं तमाम सारे लोग। ये सवाल बिल्कुल जवाब भी लूंगा मैं। सुनील जी, जिस तरह हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बहुत कुछ गवा चुकी है, अब सामने एक बड़ी चुनौती है और ऐसी जिम्मेदारी के बीच बड़ी जिम्मेदारी मुकुल वासनिक को मिल गई। आपको याद होगा कि हम जब शुरुआत में पत्रकारिता कर रहे होंगे उस समय भी मुकुल वासनिक बने थे प्रभारी, लेकिन उस समय सुभाष यादव रहा करते थे। आप स्वर्गीय हो गए, वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन इस समय चुनौती के बीच क्या आपको लग रहा है कि बेड़ा पार लगेगा कांग्रेस का? देखिए मनोज जी, जिस प्रकार से मुकुल वासनिक को लाया गया है, एक प्रयोग किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार चाहे दिग्विजय सिंह खेमे की बात करें या फिर दूसरे खेमों की बात करें, लगातार जब मोहन प्रकाश को प्रदेश प्रभारी थे उनको हटाया गया था, उसके बाद से कयास यही लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी जो है वो मुकुल वासनिक बनेंगे, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह थी मुकुल वासनिक की। चाहे हम यहाँ के जो अलग अलग गुट हैं, चाहे हम सुरेश पचौरी गुट की बात करें, दिग्विजय सिंह गुट की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में थे उस समय, वो हों, अरुण यादव हो, तमाम गुटों से बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छी मध्य प्रदेश की जो संरचना है, अविभाजित मध्य प्रदेश था उस समय जब वो प्रदेश प्रभारी थे, तो उनको एक एक कार्यकर्ताओं से वो बाकायदा रूबरू हैं, नेताओं को जानते हैं भली भांति और उनको यहाँ की भौगोलिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। यही वजह थी कि उनको लेकर लगातार एक बड़े पैमाने पर लॉबिंग भी की गई थी कांग्रेस में कि मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रभारी बनाया जाए। लेकिन मनोज जी, जिस प्रकार से सुनील सराफ जी ने कहा कि जो दीपक बावरिया जी आए हैं उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उसके बाद डॉक्टर्स की सलाह पे उन्होंने ये कहीं ना कहीं सक्रिय राजनीति से या सोनिया गांधी को जिस प्रकार का इस्तीफा भेजा उसको आज मंजूर किया है सोनिया गांधी ने। लेकिन इनकी जानकारी के लिए, और क्योंकि हम लगातार बात करें, सोनिया गांधी भी बहुत ज्यादा बीमार हैं, अमेरिका में उनका इलाज चलता है, डॉक्टर कई बार उनको सलाह दे चुके हैं कि उनको राजनीतिक रूप से इतनी सक्रियता नहीं दिखानी चाहिए, और यही वजह थी कि राहुल गांधी को कांग्रेस की जवाबदारी सौंपी गई थी और उसके बाद एक बार फिर सोनिया गांधी को मैदान में आना पड़ा। तो कुल मिलाकर एक एक्सक्यूज दिया गया कि बीमारी की वजह से वो ये काम नहीं कर सके, जबकि पर्दे के पीछे की कहानी यही है मनोज जी कि हम लगातार देख रहे थे, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, या सुरेश पचौरी से लेकर अरुण यादव, लेकिन ऐसा किसी से भी दीपक बावरिया की नहीं पटरी खा रही थी मनोज जी। लेकिन सुनील जी, ऐसा कहा जाता है कि जो नए बने हैं वासनिक जी, वो राजा के बड़े नजदीक यानी दिग्विजय सिंह के बड़े नजदीक माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस समय जब मुकुल वासनिक जी मध्य प्रदेश के प्रभारी थे उस समय दिग्विजय सिंह की सियासत भी अपने चरम पर थी, और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी हैं मुकुल वासनिक। लेकिन जिस प्रकार से जो 24 सीटों के उपचुनाव की बात हो रही मनोज जी, तो चेहरा मुकुल वासनिक नहीं होंगे। ये जरूर है कि थोड़ी रणनीति मुकुल वासनिक की होगी, इतनी जल्दी वो क्योंकि मध्य प्रदेश आएंगे तो लोगों में यहां पर अब तालमेल बैठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई गुटों की यहां शिकायत है। जिस प्रकार से उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था, कमलनाथ जी के खिलाफ कई विधायक लामबंद हो गए थे कि सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से कांग्रेस के जो सिंधिया के साथ लोग गए हैं, या फिर बीएसपी, समाजवादी या निर्दलीयों ने जिस प्रकार से कांग्रेस का साथ छोड़ा, इन सबको एकजुट करना, एक तालमेल बैठाना, ये मुकुल वासनिक के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहेगी उपचुनाव से ज्यादा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये बड़ी चुनौती ही ये बताएगी कि आखिर मुकुल वासनिक को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो कितने उस पर खरा उतरे। खैर, वो बात की बात है, जब चुनाव होंगे तो ये देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो कोरोना का कहर है और हर व्यक्ति उसमें लगा हुआ कि कैसे कोरोना से। सुनील जी, कोरोना का कहर आप और हम सब समझ रहे हैं, लगातार सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं हलचल इस बात को लेकर भी तेजी से बढ़ रही, खासकर कांग्रेस के अंदर, जैसा मुकुल वासनिक का प्रभारी बनना वो इस तरफ इशारा कर रहा है कांग्रेस अंदरूनी तरीके से ही सही पर तैयारी में लग गई है वो 22 सीटों के लिए। सुनील जी,
हाँ जी जी, आप मेरी आवाज सुन, आपसे हाँ जी जी। जरा फिर से दोहराएंगे मनोज जी। मेरा यही कहना था कि मुकुल वासनिक जी को जो जिम्मेदारी मिली है, ये दौर कोरोना का है और इस समय सभी लोग मिलकर इस संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के बीच में, चुनाव की जो चर्चा आगे चलकर बनना है, चुनाव का जो स्थिति दिखाई दे रही है, क्या कांग्रेस अंदरूनी तरीके से तैयारी में लग गई है इसकी? 100% हम लोग अंदरूनी तरीके से पूरी तैयारी में है। साथ ही हमारी पहली प्राथमिकता है कि इस कोरोना से हम सरकार का साथ दें, हम जनता के साथ खड़े रहें। अभी जैसा दिनेश भाई कह रहे थे मुनमुन जी कि कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही, दिनेश भाई आत्मा में हाथ रख के पूछो, कांग्रेस हर जगह पूरे प्रदेश में अपनी रसोई चला रही है, किसी न किसी माध्यम से राशन बांट रही, गरीबों के साथ खड़ी हो रही, जबकि हम विपक्ष में हैं। हमें सिर्फ सरकार को आगाह करना है कि आप मदद करिए। धर्म सरकार का है लोगों का करने का। 3 महीने का राशन कमलनाथ जी ने घोषणा की थी, उस 3 महीने के राशन के अलावा अभी तक आज 1 महीने में आपकी सरकार ने क्या दिया जनता को? 5 किलो अनाज एक व्यक्ति को दे रहे हैं 1 महीने का। तो ये क्या सब आप हिसाब किताब लिख रहे हैं आगामी चुनाव के लिए? लिख रही है मनोज जी, जनता लिख रही है, जनता देख रही है। हाँ। आप मुझे बताएं कि एक किसान मेहनत कश मजदूर 5 किलो अनाज को कितने दिन में खा लेगा? 1 महीने का 5 किलो, ये गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं ये। लेकिन किसान आपसे ये भी पूछेंगे, जो कर्ज माफी की आपने बात कही थी वो नहीं हो सका। 2 चरण की हुई, क्या कौन कहता नहीं हो सका? एक साथ नहीं हुआ, पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, उसके रिकॉर्ड है। अब तो सरकार में बैठे हैं, पूरे रिकॉर्ड देख लें, आत्मा की आवाज में बात करें। अब तीसरे चरण के लिए समीक्षा कर रहे हैं। क्यों समीक्षा कर रहे हैं भाई? आपने 68,000 करोड़ रुपए माफ किया जब भगोड़ों का, तो आपने कोई समीक्षा नहीं की। जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, तो हमारा भारत देश भगोड़ों के 68,000 करोड़ रुपए माफ कर रहा है। कभी माफ नहीं करेगी। यही सब मुद्दे लेकर आप आए थे 2019 के चुनाव में, और फिर क्या हुआ केंद्र में आपको पता है सुनील जी। क्या यही सब 68,000 करोड़ लेकर गए? बिल्कुल सच है, देश का पैसा गया, इस पर कोई सभी को ऐतराज है, लेकिन क्या ये सब मुद्दे आपके काम आ जाएंगे? मनोज जी, हमारे भारत देश की जनता भोली भाली है जी, भोली भाली है। धर्म के नाम पे जब उसे कुरेदा जाता है, जब 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 प्रायोजित झगड़े, प्रायोजित युद्ध, प्रायोजित सारी चीजें जब धर्म के नाम पे की जाती हैं, उस समय जनता सारी चीज भूल जाती है। उसे धर्म दिखता है, ये हमारी साइकोलॉजी है। हाँ। ये साइकोलॉजी है सुनील जी, यही वो है, और यही मुझे लग रहा है कांग्रेस को समझना पड़ेगा इस चीज को। बिल्कुल। दिनेश राय, आप सुन रहे होंगे सुनील सराफ को, जो कि विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि करोड़ों का कर्जा आपने लोगों को दे दिया, वो आज तक नहीं लौटे, लेकर भाग गए 68,000 करोड़। और कांग्रेस एक एक हिसाब लिख रही है कि आप कितना राशन किसको कितना दे रहे हैं, चुनाव में बताने वाली है। देखिए साहब, जब आपके पास 15 माह था, तब आपने जनता का कर्जा माफ नहीं किया। आप कहते हैं कि सरकार उसकी जांच करवा रही है। आपको जब 10 दिन में कर्जा माफ करना था, तो आज तीसरा फेज की बात आप क्यों कर रहे हो? आपने तो पहले ही जनता को ठगा, और आपने सिर्फ कर्जा माफी करके ही तो सरकार में आए थे। आप ये कहीं से भी उम्मीद लगा लें कि आप जनता को किसी भी तरीके से बहकाएं। बहुत दुखी थी जनता, इन 15 माह की जनता दुखी थी। आज की डेट में जनता बहुत खुश है। इस महामारी में जनता अपना खुशी प्रकट नहीं कर पा रही है। जिस दिन हम कोरोना से मुक्त होंगे, उस दिन कांग्रेस को पता चलेगा जनता इनके द्वारा किए गए 15 माह के कार्यकाल में जिस तरीके से जनता को ठगा गया, परेशान किया गया, ट्रांसफर किए गए, जिससे जनता जितनी दुखी थी, जिसका इनको परिणाम मिलेगा। 24 में 24 हारेंगे। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने क्या किया? आपकी पार्टी के विधायक बाहर गए ना। हम तो इस बात से गर्व करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में और कोई ऐसा नेता नहीं है। माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी, जिनके साथ 24 विधायक गए हैं, अगर इनका और कोई नेता हो, वो बता दे कि उनके साथ कितने लोग, अगर वो पार्टी छोड़ते या पार्टी जाके कोई बात करते हैं, कितने विधायक जाएंगे। तो वास्तव में मैं कह सकता हूँ ज्योतिराज सिंधिया जी सही जगह आए हैं, और सही जगह उनका सम्मान है, और जनता के हित में उनका निर्णय सर्वोपरि है। चलिए, सिंधिया के भरोसे सुनील जी, ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि हाथ में एक बटेर लग गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ले रहे हैं बार बार, लेकिन ये चुनाव जिस तरफ जाने वाला है, जैसा आप देखिए कि जिक्र होगा, मुझे लग रहा है कोरोना को लेकर भी जिक्र होने वाला होगा कि कोरोना में आपने क्या दिया था,
सरकार ने जो दावे किए थे क्या उतना राशन उन लोगों तक पहुंचा, और इस बीच में बहुत सारे हिसाब किताब कांग्रेस बना लेगी। लेकिन कांग्रेस का ऐसा दिखाई दे रहा है कि 24 सीटों पर ध्यान तो लगा लिया। बिल्कुल मनोज जी, कांग्रेस लगातार, क्योंकि जिस प्रकार से समितियां बनाई जा रही हैं, इंटरनल बैठकें की जा रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है, और कमलनाथ लगातार, चाहे हम सज्जन वर्मा की बात करें, विजय लक्ष्मी साधो हैं, जीतू पटवारी हैं, तमाम ऐसे कांग्रेस के नेता हैं, युवा नेता, उनसे लगातार संपर्क में हैं, लगातार बात कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर यह भी मनोज जी कि कुछ दिनों बाद यहां पर कमलनाथ जो युवा विधायक हैं कांग्रेस के, उनको एक बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपने वाले हैं उपचुनावों के दृष्टिगत। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की तैयारी जरूर है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी आश्वस्त है कि बीजेपी का उन सीटों पर अपना वोट बैंक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का उन सीटों पर अपना प्रभाव है, और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का वोट बैंक, इन दोनों के भरोसे बीजेपी को लग रहा है कि जो 24 सीटें हैं, 24 में से अधिकांश सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की कैंपेनिंग भी यहां जो तैयारी की गई है, तमाम तरीके के जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप हैं, कई लोग अलग अलग उपमाएं लगाकर सिंधिया जी को संबोधित करते हैं, उन उपमा और अलंकारों से भी कैंपेनिंग की तैयारी हो चुकी है कांग्रेस की। तो कुल मिलाकर जब यहां चुनाव में जाएंगे, उपचुनाव में जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगने हैं। लेकिन ये सिंधिया और शिवराज का जो आप कह रहे हैं, ये एक और एक 11 के रूप में दिखाई देंगे या एक से बढ़कर एक दिखाई देंगे? देखिए, कांग्रेस बीजेपी को तो यही लग रहा है कि एक और एक 11 हो गए हों, और क्योंकि यहां शिवराज और महाराज दोनों मिल गए हैं, तो फिर सामने कोई भी हो। लेकिन शायद बीजेपी ये भूल जा रही है कि जहां पर प्रभुराम चौधरी को अगर सांची में टिकट दिया जाता है बीजेपी के द्वारा, तो वहां पर मुदित सेजवार, जो कि यहां पर सेजवार साहब के बेटे हैं गौरी शंकर सेजवार के, वो कहीं ना कहीं भितरघात नहीं हो। सुर्खी में अगर गोविंद सिंह राजपूत को टिकट दिया जाता है तो पारुल साहू से लेकर तमाम दावेदार हैं, महज चंद वोटों से ही गोविंद सिंह राजपूत जीते थे। तो कई ऐसी स्थिति है मनोज जी, क्योंकि हमने देखा है कि वहां जब भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी और उस दौरान जब खड़ी हुई थी, तो भाजपाइयों ने खुद भितरघात किया था। तो भाजपा में एक डर जरूर है मनोज जी इस चुनाव को लेकर कि उनके भीतर भी विरोध के स्वर उठ सकते हैं, यहां भितरघात बीजेपी की तरफ से भी हो सकता है। और कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस जो पिछले चुनाव में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे, अधिकांशतः उन्हीं उम्मीदवारों को कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में। और यही मुकुल वासनिक के सामने शायद सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये चयन अब आखिर 22 लोग आपके पास से चले गए हैं, तो 22 आप लेकर कहां से आएंगे नए चेहरे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? सुनील सराफ जी, विधायक जी, यही एक सबसे बड़ी चुनौती भी होगी आपके सामने, मुकुल वासनिक जी के सामने। नहीं, देखिए ऐसा है, ये बात तो सही है कि परंपरागत हमारे कई ऐसे हैं जो कई बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, वहां पर प्रत्याशी ढूंढना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं है। एक से एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। मैं अपना खुद का उदाहरण बता दूं, अच्छे कार्यकर्ता हैं जिन्हें कभी मौका नहीं मिला इन लोगों के कारण, और इनके क्षेत्र की जनता अच्छे से जान चुकी है। मैं आपको बताऊं, फील्ड की बात, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भी फील्ड की बहुत अच्छी जानकारी होगी। ये जितने बिकाऊ रहे हैं क्षेत्र में, कैसे लोग इन्हें, किसी भी दल के हो, जो न्यूट्रल लोग हैं, वो किन नजरों से इन्हें देख रहे हैं, कैसे शब्द इनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब चुनाव में, उपचुनाव में रिजल्ट दिखने वाला है। दिनेश जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही प्रदेश में। अरे आप सरकार में हो, आपकी भाजपा और आपके सरकार के लोग कहाँ दिख रहे हैं पूरे प्रदेश में, क्या करते दिख रहे हैं? कैलाश विजयवर्गीय जी पश्चिम बंगाल को लेकर के अपने घर में अनशन में बैठे हैं, उन्हें इंदौर नहीं दिख रहा कि इंदौर की और मध्य प्रदेश की क्या दुर्दशा है। इंदौर से उनकी तस्वीरें रोज आ रही है सामने, सुनील जी टीवी में आके गाल बजा रहे हैं, अपना विज्ञापन दे रहे हैं। पूरे देश में आप बताइए, मुझे मीडिया बताए, पूरे देश में भाजपा का कौन सा केंद्रीय मंत्री कहां पे जनता के बीच में दिख रहा है? दिनेश जी प्रतिक्रिया दे दी, दिनेश राय मुनमुन जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जमीनी स्तर से लेकर टॉप लीडर तक हमारा आज जमीनी स्तर में काम कर रहा है। गरीबों की आज जो सेवा सबसे ज्यादा का निस्वार्थ कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। शासन से दी गई सभी सामग्री को गरीब तक पहुंचाना, समाज सेवियों के साथ मिलकर जमीनी तक पहुंचाना, और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने स्वयं के द्वारा ही सामग्री वितरण कर रहे हैं। हमारे प्राय सभी विधायक, आप जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक बता दो जो जमीनी स्तर में नहीं जा रहा हो और गरीबों को इस विपत्ति में मदद ना कर रहा हो, भोजन की व्यवस्था ना करा रहा हो, अनाज ना पहुंचा रहा हो। आपके सामने भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं।
ये आपका कहना बिल्कुल असत्य है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी नहीं दिख रहा। पूरा कार्यकर्ता, पूरी भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मुझे लग रहा है हिसाब किताब का समय भी आ रहा है सुनील जी, और जिस तरह सुनील श्रीवास्तव जी, और ये हिसाब किताब मुझे लग रहा है मुकुल वासनिक को भी देना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके पास प्रभार होगा। लेकिन अंदरूनी जो कांग्रेस की राजनीति, जिसको लेकर लगातार गुटबाजी की बातें कही जाती रही, दीपक बाबरिया जब आए तो कई तरह के सवाल खड़े होते रहे। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा, ये जो अंदर की अंदरूनी जो गतिविधि चलती रहती कांग्रेस के अंदर, गुटबाजी, इसको कैसे संभालेंगे मुकुल वासनिक? देखिए मनोज जी, सबसे पहली एक बड़ी चीज और कहना चाहूंगा कि जब कमलनाथ जी यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे, उस दौरान एक फॉर्मूला निकाला गया था सभी दलों, सभी गुटों को एडजस्ट करने के लिए। एक अध्यक्ष के बाद 4 कार्यकारी अध्यक्ष रखे गए थे। वो कमलनाथ जी की टीम में भी देखने को मिला। जीतू पटवारी, श्री रामनिवास रावत, बाला बच्चन और सुरेंद्र चौधरी, ये 4 यहां पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। ऐसे ही फॉर्मूला बड़े शहरों में बनाए गए थे, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे अलग अलग गुटों को सेट किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी वजह रही मनोज जी कि उनको पद दे दिए गए, काम नहीं दिए गए। तो मुकुल वासनिक के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि ऐसे लोगों को जिनको एडजस्टमेंट के नाम पर पद दिए गए, उनको काम भी दिया जाए। और जो नाराजगी है तमाम गुटों की, चाहे हम तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह गुट हो, चाहे यहां पर सुरेश पचौरी हो, अरुण यादव हो या दूसरे लोग हो, तमाम लोगों की नाराजगी है। अजय सिंह के खुद हमने बयान सुने कि सरकार उनकी रही लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। ऐसे लोगों को अब संतुष्ट करना पड़ेगा, और यह सबसे बड़ी चुनौती यहां पर रहेगी। कमलनाथ के बाद सबसे बड़ी चुनौती मुकुल वासनिक के सामने यही आने वाली है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना मुखिया बदल दिया है। कांग्रेस के मुखिया का मतलब प्रभारी के रूप में अब मुकुल वासनिक होंगे। दीपक बाबरिया को आपने 2018-19 के चुनाव में खूब देखा, लेकिन वो अब अस्वस्थ है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन यहां अस्वस्थ होने के बाद भी स्थान दिया गया है, पर यह कांग्रेस की अंदरूनी बात हो सकती है। सवाल यही है, क्या मुकुल वासनिक इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएंगे? क्योंकि चैलेंज बड़ा है। 22 लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, उसमें वो नेता भी है जिसके चेहरे पर 2018 का चुनाव लड़ा गया था। तो ये जो चैलेंज है, ये जो चुनौती है कांग्रेस के लिए और खासकर मुकुल वासनिक के लिए, कैसा इसको पूरा करेंगे ये देखना भी होगा दिलचस्प। पर सवाल यही रहेगा, क्या गुटबाजी दूर कर पाएंगे? IND एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।